डिजिटल तालियों के बीच में बुलाने जा रहा हूं डॉक्टर प्रमोद नागर जी को, जो कि डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्टेड है फ्रॉम कोटा, राजस्थान। ही इज MBBS, MS, MCA, चीफ कंसल्टेंट, cardio surgeon, a cardiac and vascular surgeon, and he's also awarded as a Kota Ratna Award. So a very prestigious person is with us. So big round of applause for our guest for the evening. Sir, a very warm welcome. Welcome, sir. Welcome to this program. We are extremely delighted to have you here. Thank you. Am I clear and audible? Yes, Loud clear and clear, and sir. audible. Fine. Thank you. Thank you to both of you, and thank you to team Amway India Marketing. And मैं सभी उन लोगों को भी धन्यवाद करूंगा जो आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, मेरे लिए नहीं, अपने खुद के लिए। ठीक है ना, मेरे लिए तो मैं सब कुछ जानता ही हूँ, लेकिन आप खुद के लिए बैठे हुए हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सारे लिसनर यहाँ पे पुराने होंगे जो पहले भी मुझे सुन चुके हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ। बहुत सारे आज इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोग होंगे जो मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, तो मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं चीफ कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन हूँ कोटा सिटी के अंदर, सबसे बड़ा जो कोटा का सेंटर है कार्डियक का, वहां पर। और इसके अलावा मैं एमवे बिजनेस में प्लैटिनम हूँ। मेरी वाइफ कविता शी इज अ एक्सपर्ट, और उसी के कारण है कि बीइंग अ डॉक्टर आई गॉट इंटरेस्ट इनटू द फील्ड ऑफ फिटनेस, और वहां से न्यूट्रिशन। और नाउ आई थिंक के कविता एंड मी, नॉट ओनली वी आर बिल्डिंग अ गुड बिजनेस, हम लोग एक कंप्लीट एक्सपर्ट बन चुके हैं, डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस एक्सपर्ट। ठीक है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और अपने बारे में मैंने बता ही दिया, और बाकी जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया होगा वो मेरे बारे में आपको बता देंगे। अब क्या है, इसके पहले कि मैं अपनी टॉक स्टार्ट करूं, मैं अपनी टॉक्स को लेके और टाइम को लेकर के मैं बहुत पर्टिकुलर रहता हूं और बहुत सिंसियर रहता हूं। तो इसके पहले मैं टॉक स्टार्ट करूं, मैं आपसे कुछ आग्रह करना चाहूंगा, ये आप कह सकते हो, कि आप इस सेशन को शुरू से लेके लास्ट तक सुनिएगा, और आपका अटेंशन इसमें पूरा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि बीच में कुछ काम का आएगा, लास्ट में कुछ काम का आएगा, तब सुन लेंगे, तो आपको इस सेशन में कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेरे ख्याल से इस सेशन को सुनने का फायदा नहीं। अगर आप स्पेयर कर सकते हैं 1 से 1.5 घंटे अपने कीमती संडे का, क्योंकि हर संडे आप तभी इंजॉय कर पाएंगे जब आप हेल्दी रह पाएंगे, और हम आज बात करने वाले हैं हेल्दी रहने के ऊपर। तो हेल्दी रहेंगे तभी तो संडे एंजॉय कर पाएंगे। तो आज का 1-1.5 घंटा जो आप अपने हेल्थ के लिए स्पेयर करने वाले हो, नॉलेज के लिए, ये आपके बाकी संडे एंजॉय करने में हेल्प करेगा आपको लाइफ टाइम। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ आए होंगे और बहुत सारे लोग यहाँ बुलाए गए होंगे। तो जो लोग यहाँ बुलाए गए हैं और वो सिर्फ इसलिए आ गए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका दोस्त उनके लिए मतलब ठीक है, उनके दोस्त का उनको मन रखना है, उनके फ्रेंड का मन रखना है, जिसका भी मन रखना है, उसके लिए अगर वो आ गए हों, तो मैं बता दूं ये सेशन आपके दोस्त के लिए नहीं हो रहा। वो आपका दोस्त आपको अपना मेंबर समझता है, आपको अच्छा फ्रेंड समझता है, इसलिए उसने आपको इन्वाइट करा क्योंकि वो चाहता है कि आप एक अच्छी हेल्थ के बारे में नॉलेज लें और अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकें। ठीक है, तो जिसने भी आपको इन्वाइट किया उसे थैंक कीजिए और इस सेशन में पूरा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हमारी आज की टॉक को मैं अगर स्टार्ट करूं तो हम एक सिंपल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है हेल्थ। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, मैं अगर किसी से सोचते हैं और वो यही कहते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी है, मतलब मैक्सिमम लोगों की डेफिनेशन अगर मैं कहूं, उनके हिसाब से हेल्थ का मतलब है कि हम किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं। ठीक है, फिर उनमें से कई लोगों से मैं पूछता हूँ क्या आप अपने आप को हेल्दी मानते हैं? वो कहते हैं बिल्कुल मैं अपने आप को हेल्दी मानता हूँ। क्या आपको किसी भी तरह की कोई मेडिसिन आप ले रहे हो? कि हाँ, शुगर की मेडिसिन चल रही है मुझे 2-3 साल से। तो आप बिलीव करते हो कि शुगर की मेडिसिन लेते हुए आप हेल्दी हो? वो कहते हैं हाँ, मेरी शुगर कंट्रोल्ड है, बस मैं एक गोली ले रहा हूं। अब अगर आपकी हेल्थ की डेफिनेशन भी ये है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आपने आज दिन तक जो सीखा है हेल्थ के बारे में, जो समझा है और जो आपका बिलीफ है, उसे पहले आप अपनी एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि उसी के बाद मैं आपको कुछ नया बता पाऊंगा। ठीक है, तो हेल्थ सिर्फ बीमारी से निजात पाना या फ्री फ्रॉम इलनेस वाला पार्ट नहीं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसमें 3 वर्ड है। फिजिकल मतलब आपकी हेल्थ, जिसे आप देख रहे हो, आपकी बॉडी। मेंटल आपका जो ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर आप स्पिरिचुअल लेवल पे कितने हेल्दी है। एंड सोशल, आपके दोस्तों के बीच में आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वो आपकी टोटल हेल्थ को डिफाइन करता है। ठीक है,
तो हम जब सारे पैरामीटर्स की बात करते हैं तो इनको अगर मैं इंडिविजुअल लूं, लोग इन्हें पिलर्स के बारे में कहते हैं या अलग अलग गोलों में डिफाइन करते हैं। अगर बात कहूं तो अगर मैं स्ट्रेस की बात कहूं, ये एक पिलर बताया जाता है कि अगर आप स्ट्रेस फ्री हैं, मतलब आपको नींद सुकून से आती है, आप 8 घंटा सुकून की नींद लेते हो, आप एंजॉय करते हो फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो आपकी हेल्थ का एक पिलर स्ट्रांग है। अच्छा, आप यहाँ पे बैठे 90% लोगों का यही पिलर सबसे ज्यादा डगमगाता होगा। यार घर में दिन भर खटपट चलती रहती है, परिवार में दिन भर खटपट चलती रहती है, रात को बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती ठीक से। तो आपके हेल्थ का एक पैरामीटर यहाँ पे डाउन है, जिसको आप सही कर सकते हो। ठीक है, दूसरे पैरामीटर आपका फिजिकल, जो आपको दिखाई देता है। ठीक है, फिजिकल पैरामीटर किससे? आपके फिजिकल फिटनेस से, आप दिखते कैसे हो, आपकी लाइफस्टाइल में आप कितना एंजॉय कर पाते हो, 8 घंटे काम कर पाते हो, नहीं कर पाते, घर आने के बाद आपको कितनी थकान रहती है, आपके बच्चे अगर कहते हैं घूमने चलना है, तो क्या आप अपनी जॉब के बाद इतने थक चुके हो कि आपकी बॉडी फिजिकल वर्कआउट करने के लिए तैयार ही नहीं? वो आपकी फिजिकल हेल्थ है, जिससे हम आगे मूव ऑन करें। और तीसरी चीज क्या है? हमारा इमोशनल इंटेलेक्ट लेवल या हमारा सोशल लेवल, जो आपको हेल्दी बनाता है कि आप कितने लोगों के साथ उठ के बात कर सकते हो, बैठ सकते हो। ठीक है, जब हम फिजिकल उसकी बात करते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा यही जाने वाला है इम्यूनिटी के ऊपर। ठीक है, लेकिन इम्यूनिटी के पहले हमें अपने बॉडी और सिस्टम को समझना पड़ेगा। ये सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे चलता है, इसको समझना पड़ेगा। तो मैं आपके सारे पैरामीटर सही करने वाला हूं अगर आप पूरे सेशन को सुनो। तो 2 पैरामीटर्स आपके हाथ में है। कौन से? इमोशनल पैरामीटर, आपका जो इंटेलेक्ट और इमोशनल वाला पैरामीटर्स है, और आपका स्ट्रेस वाला पैरामीटर। अच्छा, स्ट्रेस में जब हम जाएंगे तो मैं इस पे ये भी टॉक करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये भी आपकी बॉडी से ही रिलेटेड है। कहीं ना कहीं सारे पैरामीटर्स आपके जो हैं वो आपके फिजिकल से रिलेटेड है, और तब जाकर के सारे इमोशनल और जितनी सारी चीजें हैं, स्ट्रेस वाली चीजें सामने क्रिएट होती है। ठीक है, जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो 2 पैरामीटर्स को आदमी दिमाग में लेके आता है। एक पैरामीटर होता है एक्सरसाइज और एक पैरामीटर होता है फूड। एक्सरसाइज तो सब जानते हैं, टीवी पे इतने सारे आजकल दिखाने आ गए हैं। कोई टांग घुमा करके गर्दन में फंसा रहा है, कोई गर्दन घुमा के टांग में फंसा रहा है, पता नहीं किस किस तरह की एक्सरसाइजेस लोग कर रहे हैं। उसकी भी नॉलेज नहीं है, लेकिन ठीक है, टीवी में जो भी देख लेते हैं वो अपने हिसाब से करने लग जाते हैं अपनी बॉडी के वर्कआउट को करने के लिए। कुछ एरोबिक्स कर रहे हैं, कुछ जिम जा रहे हैं, कुछ कार्डियो जा रहे हैं, कुछ ट्रेनर्स के थ्रू अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं किसी ना किसी तरह का अपनी बॉडी को मूव ऑन करने के लिए। लेकिन अगर हमें अपनी फिजिक को अच्छा बनाना है तो हमारी बॉडी में 2 सिस्टम है, एक खाना और एक है वर्कआउट करना। वर्कआउट करने को आपने समझ लिया, लेकिन वर्कआउट करने का रोल हमारी बॉडी में 20 to 30% ही है, इससे ज्यादा नहीं। बाकी आपका क्या है? फूड। खाना कितनी बार खाते हो दिन में? 3 बार। इसके बीच में स्नैक्स भी होता है, 2 गैप भी ले लिया, टी ब्रेक भी ले लिया, कुछ बिस्किट्स भी ले लिए, तो टोटल ये 5 बार हो जाता है। अच्छा, शरीर को खाना 5 बार दे रहे हैं, एक्सरसाइज 1 बार दे रहे हैं, तो रेशियो खुद ही समझ में आता है कि अगर 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो 5 पार्ट हमें फोकस करना पड़ेगा अपने खाने पे और 1 पार्ट फोकस करना पड़ेगा एक्सरसाइज। अब जब मैं किससे हेल्थ की बात करता हूं तो किस पे बात करता है हमेशा? मैं साइकिलिंग जा रहा हूं, मैं जॉगिंग जा रहा हूं, मैं रनिंग जा रहा हूं। अच्छा, फिजिक देखो तो तोंद बाहर निकली हुई है, किसी की तोंद अंदर है तो पीछे से बाहर निकला हुआ है, और वो साइकिल चला रहा है दिन भर। ऐसे फिजिक का क्या फायदा? नहीं, क्योंकि वो अभी भी नहीं समझ रहा कि 1 साल हो गया साइकिल चलाते हुए, 1 साल हो गया रनिंग करते हुए, अभी भी क्या प्रॉब्लम है कि उसकी तोंद अंदर ही नहीं जा रही है। नहीं, अभी भी क्या प्रॉब्लम है कि जांघ की साइज रिड्यूस ही नहीं हो रही है, घुटने सही नहीं हो रहे हैं। नहीं, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। तो 20% पार्ट तो उसने कर लिया पूरा जितना करना, लेकिन वो 80% पार्ट जो दिन में वो 3 से 5 बार खाना ले रहा है या अपनी गाड़ी में वो पेट्रोल भर रहा है, उसकी क्वालिटी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो गया? जो हम इनटेक कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, जो हमारे सारे पैरामीटर्स को फाइनली डिसाइड करने वाला, और जो हमारा सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट जाता है। तो अगर मैं खाने की बात करूं तो गुड फूड की डेफिनेशन क्या है? अच्छा खाना क्या है? अच्छे खाने की अगर नॉर्मल किसी भी कॉमन, मतलब आप अपने मन में सोच सकते हैं, जब मैं सवाल पूछता हूं तो आपके मन में जवाब होना चाहिए। तो अच्छे खाने का मतलब ये, तो अच्छे खाने का मतलब अगर मैं कहूं तो बहुत सारे के मन में अभी डेफिनेशन आई होगी कि जो स्वाद में बहुत अच्छा लगे, जी ललचाए रहा न जाए, ऐसी कुछ डेफिनेशन आती है हमारे मन में। मतलब खाना ऐसा हो कि बस खाते ही जाओ, उससे मन नहीं भरे, 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, और वाइफ को कहो यार कल भी कुछ ऐसा ही लजीजदार बनना चाहिए। क्या ये गुड फूड है? ये गुड फूड की डेफिनेशन कुछ और है। फूड बेसिकली है क्या? नेचर ने खाना बनाया क्यों? हमारा ये सिस्टम बनाया क्यों? क्या सिर्फ पेट भरने के लिए, या हम इस खाने से कुछ चाहते हैं जिससे हमारा सिस्टम चलना चाहता है, जिससे वर्क करना चाहता है? आज गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं तो पेट्रोल क्या करता है? उस मशीनरी को चलाता है।
तो हमारी मशीनरी में भी जो हम खाना डाल रहे हैं वो सिर्फ स्वाद नहीं है, उसमें कुछ चीजें हैं जो हमारे शरीर को चलाने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या अंदर डाल, ठीक है, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमें खाना टेस्ट के लिए नहीं खाना, हमें अपनी एक डाइट बैलेंस करनी है, बैलेंस डाइट, ठीक है ना, जिसमें न्यूट्रिएंट्स आते हैं। लेकिन न्यूट्रिएंट्स पे जाने के पहले, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग न्यूट्रिएंट कैसे लेते। अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आया, फेसबुक पे मैसेज आया, किसी ग्रुप में आप एडेड हो, हेल्थ का एक ग्रुप है, उसके अंदर एक मैसेज आया कि फलाना काढ़ा पीने से ये शक्ति आती है, तुलसी के 10 पत्ते खाने से रोज ये ठीक होता है, 4 पत्ते नीम के रोज खाने चाहिए। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या, बहुत गिलोय की डंडियां पानी में उबाल के पीने से इस तरह के रोग मिटते हैं। ठीक है, सब साइंटिफिकली प्रूवन है, दे वर्क ऑन योर सेल्स, कुछ ना कुछ काम करते हैं। पर अगर नीम या गिलोय आपके शरीर को बना सकता है, क्या आप रोज नीम के पत्ते और गिलोय का जूस पी सकते हैं? मतलब आप खाना छोड़ दीजिए, आप कुछ मत करिए, क्या आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी? क्या आप किसी भी डिजीज से फाइट कर सकेंगे? क्या आप कोरोना से लड़ना चाह रहे हैं सिर्फ नीम के पत्ते और गिलोय से हो जाएगा आपका काम? क्या खाने का कोई रोल नहीं है? क्योंकि बैलेंस डाइट के बारे में तभी बात कर सकते हैं जब हम डाइट के बारे में बात कर सकते। तो ये तो क्लियर है कि हम सिर्फ इन चीजों को लेकर के अपने शरीर को नहीं बना सकते। तो पहले हमें डाइट चाहिए होगी अपने सिस्टम को सही करने के लिए, और फिर हमें उस पर टॉपअप करना पड़ेगा। अभी पिज्जा खाने जाते हो, क्या बोलता है कि सर कैसा पिज्जा चाहिए, इस पे मैं कौन सी टॉपिंग लगाऊं? तो पहले पिज्जा की ब्रेड तो तैयार हो, तभी तो उस पर कुछ टॉपिंग रखी जाएगी। तो हम लोग ब्रेड तो तैयार कर नहीं रहे हैं, उसके ऊपर हम टॉपिंग डाले जा रहे हैं, तो सब नीचे बिखरने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने पिज्जा की ब्रेड अच्छी बनानी पड़ेगी, उसके बाद हम उस पर क्या टॉपिंग रखते हैं वो सेकंड डिसाइड होगा। ठीक है, तो इम्यूनिटी सेकंड पार्ट है। पहली चीज है आपके नॉर्मल फिजिक का डेवलप होना, एक नॉर्मल सिस्टम का डेवलप होना, कि आपका सिस्टम अच्छा चल सके, फिर आप उसे बूस्ट अप करने की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बॉडी के सिस्टम की बात करूं तो पहले हम इस सिस्टम को समझें कि ये है क्या। हम लोग अगर कॉमन लोगों से बात करते, पुराने लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर और पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो ये पंच तत्व है क्या बेसिकली, जिससे शरीर बना हुआ, इतनी आयुर्वेद में बात करी जाती है, बूढ़े लोग बोलते हैं ये पंच तत्व है क्या, और वाकई में इनकी कोई सिग्निफिकेंस है क्या हमारी डाइट में या हमारी बॉडी में? तो ये पंच तत्व क्या है बेसिकली? हवा, पानी, अर्थ, एलिमेंट्स, है ना, एयर। आप जो सूंघ रहे हो, जो हवा आप सूंघ रहे हो, उससे आपको कुछ मिल रहा है, कुछ आपके सिस्टम को कुछ मिल रहा है जो जरूरी है इसे चलाने के लिए और इसे बनाने। फिर पानी, आपका शरीर 70% पानी से बना हुआ है। आपका जो थूक है, लार है, आपके शरीर में जो खून बह रहा है, प्लाज्मा है, ये सब पानी के मीडियम को यूज करते हैं। तो 70% ये है। तो सेकंड कंपोनेंट वाटर है आपकी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट। थर्ड पार्ट अर्थ। अर्थ मतलब ये जमीन, इस मिट्टी में है क्या? आप निकालते ना, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिससे मिट्टी बनी हुई है। अब खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें डालते हो ना कि इसमें खाद डाल दी, ये डाल दी, क्या होता है उनमें? बेसिकली मिनरल्स होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे वो चलता है। तो बेसिकली जब हम अर्थ की बात करते हैं तो हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसको कुछ एलिमेंट्स चाहिए होने के लिए। तो हमें क्या चाहिए? हवा चाहिए, साफ हवा सूंघने के लिए, पानी चाहिए और एलिमेंट्स चाहिए अर्थ। इसके अलावा स्काई और फायर। फायर क्या है बेसिकली? आपके बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, उनके काम करने से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी से आप काम करते हैं। तो वो फायर है आपके अंदर, जो सिस्टम्स चल रहे हैं, जो रिएक्शंस आपकी बॉडी में चल रहे हैं, उनका ऑप्टिमम चलना जरूरी है, तो वो फायर है। ठीक है, स्काई क्या है? आपका ब्रेन का स्पिरिचुअल लेवल या इंटेलेक्ट लेवल। जब आपकी बॉडी अच्छे से काम करती है तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, आपको नींद अच्छी आती है, आपके सारे सिस्टम्स अच्छे रहेंगे, आप घर में किससे नहीं लड़ोगे, आप चिड़चिड़े नहीं रहोगे। ठीक है, आपके आसपास का एनवायरमेंट। तो ये पांचों एलिमेंट को बैलेंस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी से अगर आप आयुर्वेद की तरफ जाओ तो कहते हैं कि इसका कफ बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, वात बढ़ गया है। बेसिकली ट्रायंगल कुछ नहीं है, सिस्टम को बैलेंस करना है अपने। हर पार्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आपका कोई भी सिस्टम आपने खराब किया, आपके अंदर किसी भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी आई कि भाई हमने अपने अर्थ वाले पार्ट को बैलेंस नहीं करा, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन गड़बड़ हो गए, फायर को बैलेंस नहीं करा हमने, हमारा वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है, या हवा हम साफ नहीं सूंघ रहे, उसके अंदर पोल्यूटेंट्स बहुत हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हम गंदे एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हमारा कोई भी सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और ये जो साइकिल है, जो ट्रायंगल हम लोग आयुर्वेद की कहते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि यार इनको आयुर्वेद के बारे में पता है। मुझे सबके बारे में पता है। मैंने कहा ना, वाइफ मेरी फिटनेस एक्सपर्ट है, कविता, वी आर प्लैटिनम इन बिजनेस, न्यूट्रिशन, फिटनेस, डॉक्टर, कार्डियक सर्जन। और दिल खोल के जब देखता हूँ ना तो अंदर दिखाई देता है कि लोगों के शरीर में कितना कचरा है।
क्योंकि जैसे ही मतलब हार्ट की सर्जरी करने के लिए आपको बाहर से तो सब लीप पोत करके आप कितने भी अगली और पगली हो सकते हो, मतलब बहुत सारी क्रीमें आती है, आप लगा लो 1 घंटे बाद मुंह धो काले दिखोगे, लेकिन क्या पार्टी में तो चमक रहे हो ना। लेकिन जब हम सिस्टम को अंदर से खोलते हैं तो सब दिखाई दे जाता है कि आपने अपनी जिंदगी में अपने शरीर को दिया क्या। और बिलीव मी 40 इयर्स की एज में मैंने इतने बाईपास किए हैं लोगों के, और लोग मेरे से पूछते हैं कि सर क्या हो गया। मतलब आज के टाइम पे तो रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया, ये मतलब मेरे आगे की टॉक में मेरे ये इंसिडेंसेस भी जरूरी हैं ताकि आपको समझ में आए कि अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने थोड़ा सा ओबीस था पेशेंट, उसके रिलेटिव्स मेरे से आए और उन्होंने मेरे से कहा कि सर ये तो ना बीड़ी पीते थे, ना सिगरेट पीते थे, ना दारू पीते थे, घर का खाना खाते थे, इनको बाहर की आदत भी नहीं है, इनके हार्ट की नसों में तीनों नसें इतनी ब्लॉकेज कैसे हो गई कि बाईपास की जरूरत आ गई। मैंने उनसे कहा हवा तो सूंघते थे ना, तो कहते हवा सूंघते थे। मैंने कहा किसी से कहता हूँ कि जब इंडिया के अंदर टॉप 40 जो वर्ल्ड ओवर अगर हम लोग सिटीज देखें कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज वर्ल्ड ओवर कौन सी हैं, तो टॉप 14 सिटीज इंडिया की आती है। अखबार में रोज लेख आता है, पर पता नहीं क्यों लोग उसे नेग्लेक्टेड कर देते, लोग अवेयर ही नहीं होना चाहते कि हमारी एयर वाकई बहुत पोल्यूटेड है और हम वर्ल्ड की टॉप 14 सिटीज इंडिया की आती है। मैं किससे बात करता हूँ, क्या आपको पता है कोटा बहुत पोल्यूटेड सिटी है? वो कहते हैं नहीं दिल्ली बहुत पोल्यूटेड सिटी। मैंने कहा नहीं, इंडिया की नंबर 1 सिटी इज कानपुर, सेकंड इज लखनऊ, थर्ड इज दिल्ली। पता ही नहीं है किसी को भी, बस हवा में बात करते कि नहीं दिल्ली में रहने वाले सब बीमार होते कि दिल्ली में पोल्यूशन। दिल्ली तो तीसरे नंबर पे आ रहा है एंड कोटा इज अमंग टॉप 14। यहाँ का जो पीएम 2.1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, पीएम जो हम लोग 1 माइक्रोन पार्टिकल्स को जो हम लोग मेजर करते हैं, दैट गोज अराउंड 200 220। मैंने मेजर किया हुआ है, मैं गार्डन में रनिंग करने जाया करता तो एक दिन मैं वो मीटर लेके चले गया, इंडेक्स वाज 140, मैं वापस आ गया। क्यों? क्योंकि मैं वहां रनिंग करूंगा तो गंदी हवा में सूंघूंगा, फिट तो नहीं होगा, मैं उससे और बीमार हो जाऊंगा। यू आर डूइंग वर्क एनवायरमेंट। तो हमें अपने शरीर से सबसे पहले अपने खाने पीने से, अपने एनवायरनमेंट से खराब चीजें हटानी। वो खराब चीजों की लिस्ट क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद हमें एक अच्छी डाइट लेके आनी है, उस अच्छी डाइट से हमें एक अच्छी ब्रेड बनानी है, फिर उसके ऊपर हमें कुछ एडिशनल टॉपिंग्स डालनी है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके, ठीक है। और फिर हमें अपनी इलनेसेस को फाइट करना है। दीज आर ऑल द लेवल्स, जिस लेवल पे हमें काम करने की जरूरत है एक अच्छी हेल्थ पाने के लिए, ठीक है। तो अब अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपको बार बार मैं बात कर रहा हूँ अपनी डाइट को लेकर, ठीक है। तो अभी तक की जो मेरी टॉक रही सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि हाउ इंपॉर्टेंट आर फूड इज, खाना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा हमारे बॉडी के सिस्टम की तरह। हम इसको अलग कर लेते हैं। बेसिकली हमारे बॉडी में 2 तरह के हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से, जो हमारी बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी में। पर अजीब बात यह है कि जो कम क्वांटिटी में चाहिए हमारे शरीर को ज्यादा चलाने के लिए जरूरी, और जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो कम जरूरी, और दोनों को ही हम समझ नहीं पाते। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सब जानते हैं। जो Dr. Sab, I think your voice is break. Yes, so I request, ladies and gentlemen, please be with us. I think there's some network glitch, so Dr. Saab will be back with us in just couple of seconds. So, okay, now you can see me. Yes, sir. Very clear. Okay, fine, we'll continue. Okay, we needed a break, शायद इसलिए ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया, शायद लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो गया होगा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, तो नेचुरली समटाइम्स इट हैपेंस, ठीक है। No issues, sir. तो Thank you. हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे कि जहां तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि हमारे डाइट की क्या इंपॉर्टेंस हो गई है, ठीक है। तो अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे बच्चों की बुक्स में बहुत अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग अगर उन्हें भी पढ़ें तो हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, हम अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं। नाउ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं। कौन सा एलिमेंट बना रहा है? हमारा अर्थ वाला एलिमेंट,
ठीक है। तो जो लोग आयुर्वेदिक में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं तो अर्थ वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमें अर्थ की सारी चीजों को बैलेंस रखने की जरूरत है, वैसे ही हमें ये भी बैलेंस रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने के हर चीज के अंदर अवेलेबल है, हम जो भी खाते हैं, ठीक है। और यहां से मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक पेन पेपर नहीं उठाया है वो उठा लें, क्योंकि यहां से बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो आप लोग छोड़ देते हो, जो आपको बाद में काम आ सकते हैं या अपने फ्रेंड्स को बताने में काम आ सकते हैं। तो यहाँ से आप पेन पेपर जरूर रख लीजिए अगर आपके पास है तो अगर मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने के हर कंपोनेंट में, जब मेरे किसी भी पेशेंट को मैं ऑपरेट करता हूं तो सबसे पहले मैं उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बंद कराता हूं, क्योंकि आप अगर इसे लोगे, ये सिर्फ सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना ग्लूकोज के, एक ग्लास ग्लूकोज पी लो और आपको इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी, तो ये बेसिकली वो ग्लूकोज है जो आपको एनर्जी देता है इंस्टेंट काम करने के लिए। आप जब भी थके हुए महसूस कर रहे हो, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, आपने ग्लूकोज ले लिया। तो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ ग्लूकोज अपने को चाहिए। इसके अलावा अगर आपने इसको ज्यादा ले लिया अपने डाइट में, कैसे ले सकते हो आप? शुगर खाने, मीठा आपको बहुत पसंद है, आप मीठा खाते हो तो वो आपकी बॉडी में स्टोर होने लग जाता है, आपके लीवर के आसपास स्टोर होएगा, जिससे आपका लीवर आपको हैवी बल्की लीवर हो जाएगा, आपका बॉडी के टिश्यूज थोड़े से फ्लफी हो जाएंगे, आपके पानी स्टोर करने लगेंगे, मोटापा आने लग जाएगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में सिवाय एनर्जी देने के कोई इसका इंपॉर्टेंट ज्यादा रोल नहीं है। दूसरा जो न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। अब हमारी बॉडी में अगर मैं बात करूं कि 70% पानी है, मैं उस पानी को हटा देता हूं और मैं सिर्फ डेंस मास की बात करता हूं, तो उस डेंस मास में अगर मैं सारे सिस्टम की बात करूं तो प्रोटीन के अलावा और कुछ नहीं है आपकी बॉडी। आप अगर स्किन की बात कर लो, आप हेयर्स की बात कर लो, ठीक है, आपके मसल्स की बात कर लो, आपकी बोन्स की बात कर लो, सब कुछ, आपका ब्लड सिस्टम जो बना हुआ है, एवरीथिंग इज मैक्सिमम प्रोटीन, हर चीज उसी से बनी हुई। तो हमारी डाइट का सबसे मेजर कंपोनेंट कौन सा बन गया? हमारा जो रॉ स्ट्रक्चर को बना रहा है वो है प्रोटीन। अगर आप एक कॉमन आदमी हो जो रूटीन अपनी लाइफ जीता है, या एक कॉमन फीमेल है जो अपनी डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसे काम करने के लिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए, ठीक है। जो आदमी थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट कर रहा है, जिसमें जैसे ग्रोथ करनी है, जैसे बच्चे हो गए, उसे चाहिए 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन, ठीक है। कोई फिजिकल वर्कआउट कर रहा है, एथलीट, हार्ड वर्कर है, मतलब एथलीट का मतलब हो गया कि वो दिन का 1 से 2 घंटा एक्सरसाइज में देता है, किसी फिजिकल स्ट्रेनस वर्क में देता है, उसे चाहिए 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन। अब अगर मैं बात करता हूं कि आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, और मैं आपकी डाइट की बात करता हूं, कॉमन मैन से जब भी बात करता हूं, क्या आप एडिक्वेट प्रोटीन ले रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं? तो कहते हैं हाँ हम लोग बिल्कुल खाते हैं, मैं दाल भी खाता हूं, मैं रोटी भी खाता हूं, मैं 4 रोटी खाता हूं, और बहुत सारी तरह की डाइट अपने आप में बता। फिर मेरा अगला सवाल ये था, क्या आपने कभी अपनी डाइट को कैलकुलेट करा है या जानने की कोशिश करी है कि एक्चुअली आपकी डाइट में कितना प्रोटीन है? इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि न्यूट्रलाइट ने एक प्रोटीन कैलकुलेटर ऐप बनाई हुई है। आप में से कितने लोगों ने उसकी मदद ली मुझे पता नहीं है, बट इट्स वेरी यूजफुल टूल। आप अपनी डाइट को उसमें डालिए, आपको एग्जैक्टली वो बता देगा कि आप कितना प्रोटीन खा रहे हैं। एंड टू योर अमेज, 95% of the Indians are protein deficit. This data has been given by WHO, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हो चुका है। और 95% अगर मैं बात कहूं कि अगर यहां पर आज 5000 लोग बैठे हुए हैं तो 4500 लोगों के ऊपर प्रोटीन डेफिसिट है। हो सकता है 500 लोग जो हों वो अपनी प्रोटीन डाइट को पूरा करते हों। यहीं से आपकी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग पानी हटा दें तो आपके शरीर का सारा सिस्टम प्रोटीन ही है मैक्सिमम। आपके बच्चे खेलते कूदते आते हैं, दिन भर भागे दौड़े खेले, शाम को आके कहते हैं मम्मी मेरे पैर दुख रहे। क्यों पैर दुख रहे? मदर क्या कहती है, बेटा बहुत ज्यादा खेल लिया होगा इसलिए दुख रही। दूसरे दिन भी सेम कंप्लेन, पांचवें दिन भी सेम कंप्लेन। अच्छा, मदर दूसरी कंप्लेन और करती है, डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर साहब देखिए। अच्छा, ये बच्चे की कंप्लेन है मदर से कि मम्मी मैं खेल के आता हूं और मेरे पैर दुखते हैं। मदर की कंप्लेन डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को पता नहीं क्यों सर्दी जुकाम बार बार हो जाता है, इसकी हाइट प्रॉपर नहीं बढ़ रही है। अच्छा, फीमेल है तो उसके लिए कंप्लेन करती है मदर कि पता नहीं डॉक्टर साहब इसके बाल इतने जल्दी क्यों झड़ते हैं, नहाने जाती है और इतने सारे बालों का गुच्छा हाथ में आ जाता है। वो समझ ही नहीं रही कि उसके बालों को बनने के लिए प्रोटीन चाहिए, उसकी मसल की रीजनरेशन के लिए प्रोटीन चाहिए,
उसकी हाइट की ग्रोथ के लिए उसको प्रोटीन चाहिए। तो अगर वो इस डेफिसिट को पूरा कर दे तो बच्चे की ये कंप्लेन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अब अगर इसे डाइट से पूरा करना है, क्योंकि पहली चीज तो डाइट की बात करेंगे। मेरे कई पेशेंट्स ऑपरेट होते हैं, मैं डिस्चार्ज करता हूं और मेरे पेशेंट्स का डाइट चार्ट मैं कभी किसी न्यूट्रिशनिस्ट से नहीं बनवाता। हमारे एक फॉर्मेलिटी के लिए न्यूट्रिशनिस्ट है, वो साइन करता है, मैं उस कागज को फाड़ता हूं और फिर मैं एक डाइट चार्ट बनाता हूँ। डाइट चार्ट में क्या लिखा होता है? 4 eggs इन द मॉर्निंग, 4 eggs इन द इवनिंग, फिर उसमें एक कटोरी एटलीस्ट 200 ग्राम आपको बाजरे या मक्के का दलिया खाना है। दिन में आपको 2 कटोरी दाल जूस के रूप में पीनी है। 2 कटोरी दाल का मतलब है 2 कटोरी दाल, आधी कटोरी दाल और 1.5 कटोरी उसमें पानी नहीं है, 2 कटोरी दाल। फिर उसमें पानी आप कितना डाल रहे हो वो आपकी मर्जी है, बट इट हैज टू बी दैट, ये 2 कटोरी उसमें दाल होनी चाहिए। इसके बाद आपके फिर 2 ग्लास दूध आपको पीना है एंड एवरी ग्लास हैज टू बी 500 ml। इतना आपको खाना है। इसके बाद आपको जगह बचे पेट में तो फिर आपको खाना खाना है। अब वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम कोई पागल है जो इतना खाना खा लेंगे? तो फिर मैं उनको समझाता हूँ, देखो इतना ही खाना खाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक अंडे के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर हाँ आजकल पोल्ट्री रेस्ड एग्स हैं तो हो सकता है कंटेंट थोड़ा सा कम हो जाए, 5 ग्राम, चलो हम 5 ग्राम मान लेते हैं, आइडियली 6 ग्राम मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्टिमली मेरा वेट अगर 60 केजीज है तो मुझे कितना चाहिए? 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 10 अंडे मुझे खाने पड़ेंगे। अब मैं अगर किसी से भी पूछूं कि आप अंडे खाते हैं, वो कहता है हाँ। महीने में कितने खाते? 6। अब जो आदमी महीने में ही 6 अंडे खा रहा है, अच्छा महीने में 10 खा रहा है, तो पूरे महीने में खा रहा है 60 ग्राम प्रोटीन। रिक्वायरमेंट तो पर डे की है। अगर वो 1 गिलास दूध ले रहा है और हम लोग 1 गिलास दूध में 8 ग्राम प्रोटीन मानते हैं, तो 1 गिलास दूध अगर वो 200 ml पी रहा है तो 4 ग्राम प्रोटीन मिला, बाकी का क्या हुआ? अगर मैं मानता हूं कि मैं 50 ग्राम दाल खा रहा हूं तो एक 50 ग्राम दाल में 8 ग्राम प्रोटीन होता है, जिसकी भी बायोअवेलेबिलिटी जो है 70%, तो करीब 6 ग्राम प्रोटीन हो जाता है। गेहूं अगर मैं 100 ग्राम आटा खा रहा हूं तो उसमें 50% बायोअवेलेबिलिटी है और 100 ग्राम के अंदर 10 ग्राम प्रोटीन है। तो अगर मैं दिन भर में 8 रोटी भी खा रहा हूं तो मुझे 3 से 4 ग्राम ही प्रोटीन मिल पा रहा है। अब मैं सबको अगर ऐड कर लूं तो टोटल प्रोटीन तो मैंने पूरे दिन भर में 20 से 25 ग्राम ही लिया। तो अब कैसे मेरे बच्चे की हाइट ग्रो करने वाली है, कैसे मेरे बाल झड़ने रुकने वाले हैं, ठीक है, कैसे मेरा फिजिकल एंड्योरेंस बढ़ने वाला है, मेरा स्टैमिना बढ़ने वाला है, कैसे मेरी एजिंग रुकने वाली है, कैसे मेरे चेहरे पे झुर्रियां नहीं दिखाई देने वाली है, ठीक है, कैसे मेरा स्ट्रेस लेवल लो रहने वाला है, और 8 घंटे की नौकरी करने के आने के बाद मैं कैसे थका हुआ महसूस नहीं करूंगा। ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोटीन टैंक ही फुल नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। अपनी डाइट को कैलकुलेट कीजिए। एक एवरेज इंडियन जो प्योर वेजिटेरियन है 20 से 25 ग्राम प्रोटीन लेता है। बाकी सपोर्ट आप न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन से लीजिए। कई लोगों को ये टेस्ट में अच्छा नहीं लगता, वो वे प्रोटीन ले सकते हैं। वे प्रोटीन, एक्सेस वे प्रोटीन, एंड वे प्रोटीन इज नॉट ओनली फॉर एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन। हर आदमी इसे नॉर्मली कंज्यूम कर सकता है। ये एक मिसकंसेप्शन भी आपको दिमाग से हटाना पड़ेगा। सो यू हैव टू कैलकुलेट योर डाइट एंड सप्लीमेंट इट विद प्लांट प्रोटीन। अभी कई लोग सिर्फ 1 चम्मच प्लांट प्रोटीन खाते हैं, न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन 10 ग्राम स्कूप में 8 ग्राम प्रोटीन। 8 ग्राम ही तो पूरा हुआ ना। अगर आप उतनी डाइट नहीं ले रहे तो 2 चम्मच की रिक्वायरमेंट आ सकती है। अगर आपके पैरों में सूजन आती है फीमेल्स में, खून की कमी है, तो आपको तो 3 चम्मच खाना पड़ेगा। एटलीस्ट 30 ग्राम तो सप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके तो कहीं बैलेंस के बराबर पहुंचेंगे। सो सिर्फ खाना ही नहीं है, बराबर खाना है। जितनी कमी आ रही है खाने में उसको हमें बैलेंस करना है न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन से या एक्सेस वे प्रोटीन से। मैं दोनों ही खाता हूं और मेरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज 40 ग्राम्स ऑफ एक्सेस वे प्रोटीन प्लस न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन। मेरी सुबह की शुरुआत ही वहीं से ही होती है, एक बड़ा स्कूप एक्सेस वे प्रोटीन से और एक स्कूप न्यूट्रलाइट प्लांट प्रोटीन से। इसके अलावा दिन में जब याद आ जाए वो एक अलग चीज है, बट शुरुआत ही 40 ग्राम्स प्रोटीन से होती है। कि अगर मैंने सुबह ही 40 ग्राम पूरा कर लिया है तो अब दिन भर में अगर मैं कहीं मेरे खाने में कमी भी रह गई, मैं सर्जरी में इन्वॉल्व भी हो गया, दिन का खाना नहीं खा पाया, कुछ भी है, एटलीस्ट मेरा जो मेन डाइट का पार्ट था मैंने सुबह पूरा कर लिया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अच्छा, प्रोटीन पे मैंने क्यों एम्फसाइज करा? कई बार ऐसी भी क्वेरी आती है, मैं फीमेल्स मेरे से बात होती है कई बार कि भैया मेरे खून में हीमोग्लोबिन कभी 7 या 8 के ऊपर ही नहीं रहता, और मैं उनसे कहता हूँ आप प्रोटीन लीजिए। फिर कहते हैं नहीं भैया सब डॉक्टर तो आयरन लिखते हैं, आप तो प्रोटीन की बात कर रहे हो। खून की कमी उससे प्रोटीन से कैसे आ सकती है? आपकी बॉडी में जो भी आयरन है 70% रीसर्कुलेट हो जाता है, 30% का आपको लॉस होता है।
लेकिन प्रोटीन कभी ना स्टोर होता है ना कभी रीसर्कुलेट होता है, इसे आपको रोज लेना पड़ेगा। और हीम और ग्लोबिन, जब दो कंपोनेंट की बात करते हैं, हीम आयरन है और ग्लोबिन प्रोटीन है, और ये जो ग्लोबिन है एक स्ट्रक्चर है पूरा प्रोटीन, इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, उससे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि आज मैं टॉपिक कुछ अलग तरीके से कवर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो हम अगले सेशंस में प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो वो ग्लोबिन जो है वो मेन पार्ट है उसका, और वो पूरा प्रोटीन है। तो जब तक आप सिर्फ आयरन खा रहे हो ना, आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं होगा, आपको प्रोटीन भी लेना पड़ेगा। कई लोग मेरे से कहते हैं कि सर मेरे हाथ पैर बहुत दुखते हैं, पिंडलियां दुखती है, हड्डियां दुखती है, कमर दुखती है, खास करके फीमेल्स को कॉमन प्रॉब्लम। वो कहती हैं कि भैया इसके लिए क्या कैल्शियम लें? डॉक्टर ने मुझे कैल्शियम सजेस्ट करी थी, मैं सुबह शाम हो गया खाते हुए 1 साल हो गया, पर पता नहीं ये प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती। मैं उनको कहता हूँ आप प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन, हड्डियों में प्रोटीन का क्या काम है? कैल्शियम एक मिनरल है जो उसके अंदर भरता है। अगर मैं इसे बात करूं आपके मकान की दीवार की तरह, तो इसमें जो ईंट है वो प्रोटीन है, कोलेजन, और जो उसमें आप सीमेंट और रेत का मसाला भरते हो वो कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। अब आप क्या कर रहे हो, उसमें सीमेंट का मसाला तो भरे जा रहे हो, लेकिन दीवार कितनी ऊंची खड़ी कर लोगे? जब तक ईंटें इस्तेमाल नहीं करोगे दीवार खड़ी नहीं हो सकती। नहीं, तो जो ब्लॉक है वो कोलेजन है, वो प्रोटीन है। तो आपकी अगर हड्डियां वीक है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, तो सिर्फ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस से अकेले काम नहीं चलेगा, आपको प्रोटीन ऐड ऑन करना पड़ेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपके बेटे की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि हड्डियों को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। आप क्या दे रहे हो? सिर्फ कैल्शियम। नहीं हो सकता ना। तो इट इज अ कंप्लीट सिस्टम, सब कुछ है इसके अंदर। तो आपको प्रोटीन की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा, अपनी डाइट में कैलकुलेट कीजिए, और बाकी न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन बेहतरीन प्रोटीन है, इसे आप यूज कीजिए। और सबसे अच्छी बात ये, इट इज टेस्टलेस। जूस में मिला लो, दूध में मिला लो, पानी में मिला लो, जिसमें मिलाना है वैसे लेकर के आप ले सकते। नेक्स्ट हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट का कंपोनेंट कौन सा है? फैट। अभी फैट की अगर मैं बात करूं तो फैट बोलते दिमाग में लोगों के कोलेस्ट्रॉल आता है। अच्छा, मेरे पास कई पेशेंट सिर्फ ये दिखाने के लिए आते हैं, सर हमने टेस्ट करा लिया था और कोलेस्ट्रॉल इसमें बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है, तो अब आप बताइए हमें क्या ट्रीटमेंट लेना है। किसने सलाह दी कोलेस्ट्रॉल कराने की? कि नहीं सर वो करा लिया, आजकल कोलेस्ट्रॉल से बहुत बीमारियां हो रही है। अच्छा, कौन सी बीमारी हो रही है? हार्ट अटैक आते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करते ही हो जाएगा सही? मतलब आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, या आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी, या आपकी खून की नसें बिल्कुल बढ़िया काम करेगी अगर आप कोलेस्ट्रॉल मैनेज करें। सबसे पहले तो आप समझिए कोलेस्ट्रॉल आया कहां से। अगर हम लोग बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को 0 कर लें तो इसका मतलब बीमारियां बंद हो सकती है। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे समझना पड़ेगा। हमारी बॉडी में जो लिवर है, वो आप जो भी खाते हो, सब्जी, फ्रूट, हर एक चीज के अंदर ऑयल्स है। आपने दाल खाई, सब्जी खाई, रोटी खाई, जो खाया सब में ऑयल्स है। वो एक्सट्रैक्ट आउट होता है, वहां से फिल्टर होता है, लिवर तक जाता है, लिवर जाता है, लिवर में जाके वो उसको लिवर उसे फैट को स्प्लिट करता है और अलग अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल बनाता है, एलडीएल, वीएलडीएल, एलडीएल, एचडीएल, इस तरह के। तो अगर लिवर ही कोलेस्ट्रॉल बना रहा है तो 0 कैसे करोगे? आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना रही है, तो आप कोलेस्ट्रॉल को 0 कभी नहीं कर सकते। हाँ, इस कोलेस्ट्रॉल के एक पैटर्न, तरीका फिक्स है कि अगर वो पैटर्न्स और वो रेशियो आपकी बॉडी में है, गुड फैट्स, बैड फैट्स, अगर वो रेशियो आपकी बॉडी में है तो एक प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी आपकी किसी भी तरह की बीमारियां होने की, हार्ट के डिजीज होने की, आपकी खून की नसें हेल्दी रहेगी, शुगर जैसी प्रॉब्लम्स, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग बहुत अच्छी रहेगी। तो हमें फैट्स नहीं कट डाउन करना, हमें गुड फैट्स को जानना है। अभी गुड फैट्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने दिमाग में क्या क्या मिथ बिठा रखे हैं। जैसे अभी वो कोलेस्ट्रॉल वाला मिथ बिठा रहे, ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल बंद कर दो, फैट खाना ही बंद कर दो, कुछ ही मत खाओ तो हमारी बॉडी सही चलेगी। अरे फैट आपकी बॉडी के लिए, फंक्शनल के लिए जरूरी है। ब्रेन 60% फैट है, 60% ऑफ द ब्रेन इज फैट। तो वो फैट तो चाहिए ना, नहीं तो कैसे चलेगा। लेकिन ये वो चर्बी वाला फैट नहीं जो आपकी तोंद पे आती है, ये अलग फैट है, इसे हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे आपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि इसमें ये ऑयल डाला जाता है जिससे आपके बच्चे का दिमाग और शार्प होगा। आप में से मैक्सिमम लोग उस चीज को जानते हैं वो क्या फैट है। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब, किसी और डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम अंडे खा सकते हैं क्या? उसका सफेद हिस्सा खा सकते हैं, पीला हिस्सा तो नहीं खाना है। तो मैं पूछता हूँ पीला हिस्सा क्यों नहीं खाना है आपको? उसमें तो फैट होता है ना। ठीक है, अच्छी बात है फैट होता है, कैसा फैट होता है, वो आपकी बॉडी पे इंपैक्ट क्या डालता है? उस फैट में विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। इंडियंस के अंदर ये चारों फैट बहुत डेफिसिट हो गए हैं,
इनफैक्ट आप मार्केट में कोई भी प्रिजर्व फूड खरीदने जाते हैं तो उन पे लिखा आता है फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, चाहे वो आटा हो, तेल हो, कुछ भी आप प्रोडक्ट मार्केट से खरीद लीजिए, उन पे आजकल गवर्नमेंट का कंपल्शन हो गया, यू हैव टू फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी। जब इतना अच्छा कंपोनेंट उस अंडे के येलो पार्ट में है तो आप उसे क्यों नहीं खा रहे? और उसको खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने डाइट में इतना गंदा फैट खा रहे हो जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होता है, ना कि उस अंडे के पार्ट से। तो हमें अपनी जो डाइट में हम खा रहे हैं उसको भी सही समझना है, और दूसरा हम जो खराब खा रहे हैं उसको भी हमारे डाइट में से हटाना है। आप घी खा सकते हैं, आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि यू नीड 40 ग्राम्स ऑफ फैट पर डे, इससे ज्यादा नहीं खाना। आप वेट रिडक्शन प्रोग्राम पे 10 ग्राम्स फैट आप ले लीजिए। एक आइडली एक आदमी को पूरे महीने में 500 ग्राम से ज्यादा फैट क्रॉस नहीं करना चाहिए, आधा लीटर मैक्सिमम। आइडल आप खाना चाहते हो तो 250 ग्राम तक आप फैट लीजिए, वो तेल हो सकता है, घी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हार्ट हेल्दी ऑयल, कोई ऑयल हार्ट के लिए हेल्दी नहीं होता है। एवरी ऑयल हैज सेम रिस्पॉन्स। तो फिर ये हार्ट हेल्दी ऑयल है क्या? बेसिकली ऑयल के दो कंपोनेंट हैं, ओमेगा 3 कंपोनेंट, ओमेगा 6 एंड हायर कंपोनेंट्स, ओमेगा 6, 9, 12, और ये बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चर होता है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसके बेसिस पे नाम दिया जाता है। इसमें से जो ओमेगा 3 फैट है वो आपके बॉडी के हीलिंग में, रीजनरेशन में, किसी भी तरह की जगह पे बॉडी में फैट डिपॉजिट हो रहा है उसको साफ करने में हेल्प करता है। ओमेगा 6, 9 आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता है, ठीक है, इनका भी कुछ रोल है, कुछ क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन ओमेगा 3 आपकी डाइट में सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। तो आपको एक रेशियो बैलेंस करना है, 6:1 का बैलेंस, 6 पार्ट शुड बी ओमेगा 3 एंड 1 पार्ट शुड बी ओमेगा 6, 9 एंड अदर फैट्स। तो आपकी बॉडी में फैट्स का एडुकेट क्वांटिटी रहेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहेगा, तब आप सही तरीके से बॉडी को चला सकेंगे। तो ये ओमेगा 3 आपके ब्रेन का पार्ट है। अब ओमेगा 3 कौन कौन खा सकता है? बच्चा खा सकता है, क्यों? क्योंकि बच्चे का ब्रेन है। एक प्रेग्नेंट मदर को खाना चाहिए, बच्चे को खाना चाहिए, एक बड़े आदमी को खाना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी में डेली डीजनरेशन हो रहा है, तो रीजनरेशन करने के लिए उसको चाहिए। तो ओमेगा 3 हैज टू बी टेकन बाय एवरीवन। जो मदर्स अपनी प्रेगनेंसी में ओमेगा 3 खाती हैं उनके बच्चे नॉर्मल बच्चों से 9 गुना ज्यादा शार्प पैदा होते हैं, 9 टाइम्स मोर इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्गर। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट फैट है ये। और जो मदर प्रेगनेंसी में नहीं खा पाई उन्हें बॉदर करने की जरूरत नहीं, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम भी ओमेगा 3 कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे, उनका बच्चा भी जब से पैदा हुआ है वहां से 3 गुना ज्यादा शार्प हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू सब कुछ लेगा। ज्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल्स ये गलती करती है, प्रेगनेंसी में तो सब खाती हैं, लेकिन जब वो बच्चे को दूध पिला रही होती है उस समय कुछ नहीं खाती। जैसा आप खाओगे वैसा दूध में जाएगा। गाय के लिए तो हम बिलीव करते हैं ना, खल चूरी खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ तो दूध अच्छा आएगा। देन व्हाई नॉट मदर्स? औरतें क्यों इस चीज पे ध्यान नहीं देती? तो आपको भी ध्यान देना है, फीमेल्स को भी, क्योंकि आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, उसको भी ये सब जाएगा आपके दूध के थ्रू। तो ओमेगा 3 इज इंपॉर्टेंट फॉर बच्चों के ब्रेन के लिए, तो आपको लेना है। अब अगर मैं डाइट की बात करूं कि डाइट से ओमेगा 3 कैसे मिल सकता है, बादाम, अलसी के बीज, बहुत सारी चीजें, अखरोट, ये सब खाइए। अखरोट दिमाग की तरह दिखता है ना, उसमें ओमेगा 3 होता है। बादाम खाइए। अब बादाम कितनी खानी है वो जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रोटीन का बताया कि कैलकुलेट करना जरूरी है, तो फैट भी कैलकुलेट करना जरूरी है। तो आपको कम से कम 125 बादाम रोज खानी चाहिए, ताकि आपको इतना ओमेगा 3 मिल सके, ताकि आपकी बॉडी में जो ब्रेन का फंक्शन है, हीलिंग फंक्शन है, वो सारे को बराबर कर सके। कितने बादाम खानी है? 125, 5 नहीं, वो 5 वाला हो गया। आज की डेट में इनफैक्ट आपको 150 खानी चाहिए, क्योंकि हवा पोल्यूटेड हो गई है, घर का एनवायरनमेंट खराब हो गया है, खाने के प्रोडक्ट्स में दवाइयां आ रही है, तो और भी चाहिए होगा ना फाइट करने के लिए भी तो आपको। तो मिनिमम है 100-125 ग्राम बादाम की। अगर रेट एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, बट मेरे ख्याल से 800-900 रुपए किलो के आसपास है। और 125 बादाम में अगर मैं काउंट करूं वेट के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से 200 ग्राम बादाम तो हो ही जानी चाहिए। 200 ग्राम बादाम की अगर मैंने रेट कैलकुलेट करी तो करीब 150 रुपए। और 150 रुपए की बादाम रोज, कितना महंगा है, कोई नहीं खा सकता। मैं अलसी के बीज खा लेता हूँ, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, बहुत अच्छा है, उससे आपको फाइबर बहुत मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि आपको उससे ओमेगा 3 भी मिल रहा है, तो आप इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल दीजिए। वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, फाइबर मिल जाएगा आपको उससे, पर इतना ओमेगा 3 नहीं मिलेगा। और जितना ओमेगा 3 आपको चाहिए उतनी अगर आपने अलसी खा ली तो कब्जी हो जाएगी, आप उठोगे नहीं बिस्तर से 10 दिन तक, ठीक है। तो क्वांटिटी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं बिलीव करता हूं 2 चीजों में, एक
इकोनॉमी, मतलब मेरे लिए पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम सस्ते में कैसे किया जा सकता है और क्वांटिटी भी मिल जाए बिना दिमाग लगाए। सो आई गो फॉर न्यूट्रलाइट ओमेगा 3। क्यों? क्योंकि सिर्फ 22 रुपए की कैप्सूल है, ओनली 22 रुपीज। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे उसकी प्योरिटी के बारे में पता है कि वो सैल्मन फिशेस से एक्सट्रैक्टेड है, जो ग्लेशियर्स में जाती है फिशेस, तो वहां का पानी बिल्कुल साफ है, वहां किसी ह्यूमन बीइंग की एंट्रैपमेंट नहीं है, किसी ने पानी गंदा नहीं करा हुआ, तो फिशेस साफ पानी पी रही है, उनका लिवर भी हेल्दी है, वहां से वो ऑयल निकाला गया है तो वो ऑयल भी बिल्कुल क्लीन है। अभी मार्केट में आने वाले बहुत ओमेगा 3 के कैप्सूल होंगे, किससे बनते हैं? फ्लैक्सीड ऑयल से। आप देखना उस पर क्लियर लिखा होता है फ्रॉम फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड की अंदर ही ओमेगा 3 बहुत कम है, तो उससे आपको कितना ओमेगा 3 मिलने वाला? दूसरा, वो फ्लैक्सीड भी तो दवाइयां डाल करके ही उगाया जा रहा है, तो फिर आप वहीं पहुंच गए, फिर दवाइयां खाने पहुंचे। तो व्हेन समथिंग चीप इज अवेलेबल विद प्योरिटी, और पैसा आपको देना ही है आपके शरीर को हेल्दी बनाने के लिए, और मेरे पास ऑप्शन है कि 150 बादाम महंगी पड़ रही है, सो आई विल गो विद ओमेगा 3, न्यूट्रलाइट ओमेगा 3, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्रोडक्ट्स। और आप ओमेगा 3 के बेनिफिट्स आप खुद सर्च आउट कीजिएगा गूगल पे, हंड्रेड्स ऑफ बेनिफिट्स आपके विजन को मेंटेन करने के लिए, आपकी हेयर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, आपके स्किन के टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए, जॉइंट्स के लुब्रिकेशन के लिए, ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए, आपकी आर्टरीज की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, आपके शुगर लेवल्स को बैलेंस करने के लिए, आपकी मसल्स की फंक्शनिंग के लिए, सब जगह ओमेगा 3 इज इंपॉर्टेंट। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको लेना चाहिए रेगुलर, अगर आप लंबी और अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। लंबी तो बहुत लोग जीते हैं, मैंने कई लोगों को आईसीयू में 1-1 साल की लाइफ जीते हुए देखा है। कहाँ? आईसीयू में, वो भी लंबी लाइफ है, पर वो अच्छी लाइफ नहीं है। तो अपने को लंबी लाइफ जीनी है और अच्छी लाइफ जीनी है, ठीक है? ये हेल्थ का एक पैरामीटर। सो आई हैव कंप्लीटेड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैं आता हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जब मैं विटामिन्स और मिनरल्स की बात करता हूँ, तो मैं हमेशा हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन होना चाहिए कलरफुल थाली का। हमारी थाली में एटलीस्ट मिनिमम 5 कलर्स होने चाहिए, आइडियली 7 कलर्स तक होने चाहिए। 5 कलर का मतलब जब मैं खाना खा रहा हूँ तो उसमें बैंगनी भी होना चाहिए, उसमें पीला भी होना चाहिए, लाल भी होना चाहिए, सफेद भी होना चाहिए, और इस तरीके से 200-200 ग्राम सब कुछ कलरफुल मेरी थाली में रखा हो। अगर मैं ऐसा खाना खा रहा हूँ तो मुझे सारे विटामिन्स मिलने की चांसेस बहुत हाई हैं और मुझे ऑलमोस्ट सारे मिनरल्स भी मिल सकते हैं। बट स्टडीज ये बताती हैं कि पूरे वर्ल्ड ओवर 90% ऑफ द पीपल, उनकी थालियों में कलर्स नहीं है। वो डेफिसिट है, क्योंकि कोई भी अपनी थाली को आइडियली कलरफुल नहीं बना सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ आदि मानव कर सकता था, जो कभी पेड़ पे इधर से उसने ये फ्रूट तोड़ के खा लिया, कोई उधर से खा लिया। अब तो जंगल भी नहीं है, हम मानव भी आदि नहीं है, हम प्रेजेंट के मानव हैं, जिसे जो घर पे आएगा वो खाना पड़ेगा। तो फ्रूट वेजिटेबल्स हमारे खेतों से ट्रैवल होके जैसे हमारे पास आएंगे वैसे हमें खाने। अभी सेब, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ठीक है? तो वो एप्पल हिमाचल से चलता है, पेटी में पैक होता है, उसके ऊपर पॉलिशिंग होती है, वैक्सिंग होती है, उसे डीप फ्रीज किया जाता है, उसका ट्रैवलिंग टाइम 7 दिन का होता है, दिल्ली तक आता है, वहां से ट्रांसपोर्ट होता है, आपके पास वो नेक्स्ट 7 दिन में आता है, 15 दिन का ट्रैवलिंग टाइम। कोई भी विटामिन 15 दिन में, अगर किसी फ्रूट में 100 की वैल्यू में बताऊं, तो आपके पास अगर 15 दिन में आ रहा है तो उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। अगर आपको इसको देखना है तो बहुत आसान तरीका है, एक सेब को काटिए, काट के उसको खुली हवा में रख दीजिए, क्योंकि अब इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं, अंदर के पार्ट पे तो कोई कोटिंग नहीं कर सकता, कोई स्प्रे नहीं कर सकता। कैसा हो जाएगा वो? 5 मिनट बाद उसका कलर थोड़ा सा डल हो जाएगा, 15 मिनट बाद थोड़ा और डार्क, और 4 घंटे बाद बिल्कुल सड़ा हुआ सेब जिसको आप नहीं खा सकते। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो जब फ्रूट अपने पेड़ से अलग हो जाता है, कोई भी सब्जी अपनी जगह से अलग हो जाती है और वो ट्रैवल करना स्टार्ट होती है, तो उसका ऑक्सीडेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसमें उसके विटामिन का डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, मिनरल्स के फॉर्म चेंज होने लग जाते हैं। कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन है, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है? तो पालक अगर आपके पास 3 दिन में पहुंच रहा है और आप पालक खा रहे हो, तो ऐसा नहीं उससे आपको आयरन मिल जाएगा। अगर वो आयरन पूरा ऑक्सीडाइज हो चुका है, फिर उसे आप फ्राई भी कर चुके हो, फिर और वो क्वांटिटी में भी 5 किलो नहीं है, क्योंकि जितना आयरन रोज चाहिए उसके लिए 5 किलो पालक खाना पड़ेगा, तो वो क्वांटिटी में भी बराबर नहीं, तो आयरन कहाँ से मिलेगा? कितना ही खा लो। गाजरों से आंखें तेज होती है, खाओ ना, किसने मना किया? लेकिन आप खुद उगाओ, तुरंत निकालो और खा लो, और कम से कम 1 किलो गाजर खानी है, तो फिर आपको इतना विटामिन ए मिल जाएगा जो आपकी आईज की हेल्थ को मेंटेन रख सके। अभी कई लोग कहते हैं कि सर आप इतना बता रहे हो, ये बता रहे हो, वो बता रहे हो, आपके तो खुद के चश्मा लगा हुआ है। सर के चश्मे पे नंबर नहीं है, मैं बता दूं।
वो सिर्फ इसलिए लगाता हूँ कि अच्छा दिखता है, बिना चश्मे के अच्छा नहीं दिखता। तो कई जगह इस चश्मे की वजह से मैं चश्मा भूल के भी आया था। तो मेरे अंदर नहीं है ऐसी कोई प्रॉब्लम, मेरे विजन्स की भी कोई इश्यू नहीं है। इनफैक्ट मैं कई बार चश्मे वालों के पास गया चश्मा बनवाने, तो कहते सर आप लगाते क्यों? नहीं यार, 2 कारण है। एक, जब मैं सर्जरी करता हूँ तो ब्लड स्पिलिंग बहुत होती है, तो डर ये रहता है कि आंखों में ब्लड नहीं चले जाए, तो ये मेरा एक सेफ्टी प्रिकॉशन भी है। और दूसरा, ठीक है, पेशेंट्स को अच्छा लगता है मेरे चश्मा लगाना, इस वजह से मैं लगाता हूँ। तो आप ये मत दिमाग में लाइएगा कि यही गाजर खा के अपनी आंखें क्यों नहीं ठीक कर ली। मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ना मेरे बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, ना मुझे नींद की कोई कमी है, बहुत आराम से सब कुछ आता है, ठीक है। क्योंकि दिमाग में ना बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी चल रहा होता है, चल रहा होगा अभी यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों के साथ। तो मैं हमेशा दोनों साइड से सोचता हूँ कि आदमी अच्छा क्या सोच सकता है, बुरा क्या सोच सकता है, तो बुरे वाले के लिए भी मुझे जवाब देना जरूरी है। तो विटामिन और मिनरल्स कैसे हमें पहुंच सकते हैं? अब अगर हमने फ्रूट वेजिटेबल से इसको लिया भी सही, मान लो हमने खेती कर भी और ऑप्टिमली हम लोग ऑर्गेनिक खेती भी करने लग जाते, तो हमें फ्रूट वेजिटेबल्स 5 कलर के मिल सकते हैं। अभी ऑर्गेनिक खेती तो आप आज के टाइम पे भूल जाओ, क्योंकि इंडिया में हर जगह सॉइल ऐसी हो गई है और इसमें इतने हार्ड एलिमेंट्स आ गए हैं, आर्सेनिक, लेड और ये सब, कि वो आपकी सब्जियों के साथ आपके अंदर आ ही रहा है। आप उसे कैसे भी करके अवॉइड नहीं कर सकते। सिर्फ स्प्रे बाहर से नहीं हो रहा, पानी के साथ वो अंदर भी जा रहा है पत्तों में, तो वो हमें कंज्यूम करना ही करना है, पेट तो भरना ही है कैसे भी करके। तो वो ऑप्शन हमारे पास रिड्यूस होते जा रहे, उससे हम पेट भर सकते हैं, बट हमें जितना न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, वो हमें नहीं मिल पा रहा। हमारी बॉडी को चलाने के लिए कितने विटामिन चाहिए? इंपॉर्टेंट 13 विटामिन। ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन तो बहुत सारे हैं, बट दीज आर मेजर, जो हमारी बॉडी के सारे सेलुलर फंक्शंस में कहीं ना कहीं काम करते हैं। ये रिले रेस की तरह है बेसिकली हमारी बॉडी का सिस्टम। एक आदमी भागा, उसने वो डंडा दिया, फिर दूसरा आदमी भागेगा, फिर वो डंडा देगा। अभी इसमें अगर एक भी आदमी कमजोर है या किसी जगह पर डंडा नहीं पकड़ाई में आया, क्योंकि बीच का डंडा मजबूत नहीं था, टूट गया, तो आपका वो पूरे रिले रेस नहीं हो पाई। तो हमारी बॉडी में भी सारे सिस्टम ऐसे ही चल रहे हैं। इससे बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स, ये सारी रिले रेस को कंप्लीट करते हैं। तो एक भी कंपोनेंट कम होते ही आपकी बॉडी डिप कर जाएगी। तो हमारे लिए सारे विटामिन इंपॉर्टेंट, ऑल 13 विटामिन। मिनरल्स हमें कितने चाहिए? 16 मिनरल। इस 16 मिनरल में 5 मिनरल तो अथाह है नेचर में, वो आपको ऐसे ही मिल जाते। नमक हो गया, सोडियम इजीली अवेलेबल, नमक खाते हैं खाने में डाल के। तो ऐसे 5 मिनरल्स हैं जो आपको इजीली मिल जाते। दिक्कत आती है 11 इंपॉर्टेंट मिनरल्स की, जो आपको इजीली डाइट से नहीं मिल पाते। तो हमें वो 11 मिनरल और 13 विटामिन हमारी डाइट में ऐड ऑन करने की जरूरत। तो हमें भाई, अगर मैं मान लो मैं रोज फ्रूट खाता हूँ, आज मैं सेब का भी कैलकुलेशन मानू तो सस्ते से सस्ता सेब 100 रुपए किलो है, और महंगे से महंगा मान लो तो 200 रुपए किलो। तो 100 रुपए के सेब अगर मैं डेली खा रहा हूँ, तो फिर वही बजट वाला इशू। मैंने कहा ना, मैं हमेशा पैसे को लेके भी सोचता हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसा अल्टरनेटिव आ जाए जो 18 से 20 रुपए में मेरे को वो सारी चीजें दे दे, वो सारे विटामिन और मिनरल्स जो मुझे चाहिए, और उसी क्वांटिटी में दे दे जितना मेरी बॉडी को चाहिए। कितना अच्छा ऑप्शन। न्यूट्रोलाइट डेली, वंडरफुल ऑप्शन। 12 साल के ऊपर के बच्चे की रिक्वायरमेंट उतनी होती है जितनी डेली की रिक्वायरमेंट। मोस्ट साइंटिफिकली मेड टैबलेट, और आप जिंदगी भर खाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे खाते हुए 5 साल हो गए, मैंने आज दिन तक नुकसान नहीं देखा, फायदे ही फायदे दे। इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। सो वेरी गुड अल्टरनेटिव विटामिन एंड मिनरल्स का न्यूट्रोलाइट डेली। एवरीबॉडी शुड ऐड 1 टैबलेट डेली। तो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, सबसे पहले नॉर्मल फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 3 चीजें हमें जो चाहिए, वो है प्रोटीन, एड ऑन न्यूट्रोलाइट प्लांट प्रोटीन विद योर डाइट प्रोटीन, न्यूट्रोलाइट ओमेगा 3। आप जो खा रहे हैं 250 ग्राम तक तेल रोज, मैक्सिमम 500 तक चले जाइए, एंड एड ऑन ओमेगा 3 न्यूट्रोलाइट। और जो आप फ्रूट वेजिटेबल्स खा रहे हैं, एड ऑन अ डेली न्यूट्रोलाइट टैबलेट। और आपकी थाली जो है वो कलरफुल हो गई और वो बैलेंस डाइट हो गई, आपकी थाली पूरी बैलेंस हो गई। अब वो डगमगाएगी नहीं, आपके शरीर के फिजिकल नॉर्मल स्ट्रेंथ को मेंटेन रखेगी। अब इसके बाद जब हमारी ये ब्रेड तैयार हो गई, then we move on to the next step, that is toppings, which is known as boosting our immunity. इम्यूनिटी एक ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ खिलाया, ये लो हल्दी वाला दूध पी लो, इम्यूनिटी बन गई। इम्यूनिटी इज अ सिस्टम। आपके बॉडी के जो नॉर्मल सेलुलर सिस्टम है, जब वो ऑप्टिमम काम कर रहे हैं, तभी वो अच्छा काम कर सकते हैं। अब उनको जब मुझे ऑप्टिमाइज करना है, तो मैं कुछ बूस्टर्स ऐड ऑन कर सकता हूँ। उन बूस्टर से क्या होगा, वो किसी एक मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस आया मेरी बॉडी में, तो उस बैक्टीरिया के आने से जो मेरी बॉडी में रिएक्शंस होने चाहिए, जिससे मेरे शरीर में लड़ने की क्षमता पैदा होती है, वो उन रिएक्शंस को एनहांस कर सकते हैं। लेकिन वो रिएक्शन कब एनहांस होंगे? जब वो रिएक्शन मेरी बॉडी में चल रहे होंगे।
तो पहले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है ना, इसलिए तो मैं इम्यूनिटी पे आने के पहले आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाया। जब बिल्डिंग ब्लॉक बन जाएगा तभी इम्यूनिटी बूस्ट कर पाओगे ना, पहले सेलुलर मैकेनिज्म तो चल रहा हो आपका। अब हमें उसमें से किस किस पार्ट को बूस्ट अप करना है, वो हम कुछ सप्लीमेंट ऐड ऑन करें तो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में हेल्प कर। जैसे तुलसी हो गई, अश्वगंधा हो गई, जिनसिंग हो गई, एक्नेशिया ट्रिपल गार्ड हो गई, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है। इनको अगर आप रेगुलर कंज्यूम करते हैं, तुलसी, कई लोग तुलसी के पत्ते खाते हैं, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये भी जानिए कि आपको खाना कैसे है। आप नेचुरल पे जाना चाहते हैं, नेचुरल पत्ते खाइए, उगाइए, 100 पत्ते रोज तुलसी के खाइए, लेकिन उसके पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके टेस्ट करा लीजिए क्या ये वही तुलसी की स्पीशीज है जो आदमी को खानी चाहिए और जिससे वो कंपोनेंट मिलता है जिससे उसकी बॉडी में सेलुलर मैकेनिज्म एनहांस हो जाता है जो फाइटिंग के लिए चाहिए। तो पहले आप अपने तुलसी के पेड़ को लेके जाइए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टेस्ट कराने के लिए, जिसके आप पत्ते तोड़ के खा रहे हैं। फिर आपको 100 पत्ते रोज खाने हैं। अभी 100 पत्ते एक तुलसी के पेड़ में से रोज में खाने लग गया तो गंजा हो जाएगा। तो उसके लिए फिर मुझे कम से कम 1 बीघा में खेती करनी पड़ेगी, तब जाके मेरे पास इतने पेड़ होंगे कि मैं 100 पत्ते रोज खा सकता। वो 100 पत्ते रोज मैंने खा भी लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं गाय भी बन जाता हूँ, बकरी भी बन जाता हूँ, तो उसमें मरकरी इतना चले जाएगा मेरी बॉडी में कि मेरे को मरकरी इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा। क्योंकि तुलसी के पत्ते में एक फायदा है कि वो आपके फाइटिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, तो एक नुकसान भी है कि उसके अंदर मरकरी है। नेचर ने हर चीज में ये दिया है कि उसमें से आपको बुरा हटाना पड़ेगा, इसलिए तो आयुर्वेद लिखा गया कि आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट कैसे करना है और जो बुरी चीज है उसको हटाना कैसे। कई लोग, मैं जब प्रोटीन की बात करता हूँ ना, वो कहते हैं कि हम लोग अपने आटे में सोयाबीन पिसवा लेते। पिसवाओ, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसको पिसवाने से आपके शरीर में प्रोटीन नहीं जाता? क्योंकि उसके अंदर, उसके कवर में एक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है। जब आप उसे क्रश कर देते हो तो उसके अंदर जो सफेद पार्ट था जिसमें प्रोटीन था वो और वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इनहिबिटर दोनों मिक्स हो जाते हैं और वो प्रोटीन कैसे भी करके आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। आपको उस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इनहिबिटर को हटाना पड़ेगा और उसे ही प्रोसेसिंग कहते हैं। उसी चीज का पैसा तो न्यूट्रलाइट लेता है प्लांट प्रोटीन देने में आपको, नहीं तो क्या दिमाग लगाना है उसमें। उस न्यूट्रलाइट प्लांट प्रोटीन से प्रोसेस करके उस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को हटा दिया गया एंड सो इसीलिए उसकी प्रोटीन वैल्यू इतनी हाई है। इट इज 100% प्रोटीन, इजीली डाइजेस्टेबल एंड कंप्लीट प्रोटीन। उस चीज का आप पैसा देते हो। कई लोगों का सवाल होता है कि अरे न्यूट्रलाइट प्लांट प्रोटीन का 1 किलो का डब्बा 4019 रुपए एमआरपी, ऐसा क्या है इसमें? सोयाबीन तो 150 रुपए किलो है, लेकिन सोयाबीन आपको प्रोटीन नहीं दे सकता ना, उसे प्रोसेस करके तो देखिए। फिर आप 4000 रुपए किलो में भी सोयाबीन को प्रोसेस करके दिखा दो मुझे, तो बहुत बड़ी बात है। आपको ताज्जुब हो जाएगा कि उससे दुगना महंगा पड़ गया आपको उतना प्रोटीन निकालने के लिए। सो दैट्स इजी फॉर यू, आपके लिए बहुत साइंटिफिकली चीजें तैयार करके दी गई। सो नेक्स्ट लेवल वाज इम्यूनिटी, ठीक है, टॉपिंग विद सम बूस्टर्स। सो इम्यूनिटी इज नॉट वन डे, आपको रोज इसको चलाना पड़ेगा। आप ये सोचो, मुझे अभी बीमारी हुई है, कई लोग अभी आजकल विटामिन सी के ऊपर भी बहुत रिसर्चेज आई, तो लोग कहते हैं कि जब आप बीमार हो जाओ तो आप विटामिन सी खाइए, आप 4 विटामिन सी खाइए, 8 विटामिन सी खाइए, आप उससे ठीक हो जाओ। विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता और आपके सेल सिस्टम को आपको अच्छा बनाना है तो ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, जब आप खराब समय चल रहा है उस समय से लेना स्टार्ट कीजिए, तो जब खराब समय आएगा तो उस समय आपकी बॉडी को हेल्प करेगा फाइट करने। आप जितने लिटरेचर देखेंगे उसमें लिखा होगा 500 ग्राम्स विटामिन सी आपको खाना चाहिए, 1000 ग्राम्स विटामिन सी खाना चाहिए। ये न्यूट्रलाइट की विटामिन सी 40 मिलीग्राम की क्यों आती है? न्यूट्रलाइट नहीं बना सकता क्या 1000 मिलीग्राम की, 500 मिलीग्राम? क्यों नहीं बना सकता? बहुत इजीली बना सकता है, लेकिन वो सिंथेटिक होगी, वो नेचुरल नहीं होगी। आप अगर नेचुरल विटामिन सी बना रहे हो तो यू कैन गो अप टू मैक्सिमम 100 मिलीग्राम। उसके बाद वो टैबलेट की साइज इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उसको मुंह में नहीं रख सकते। तो इतनी टैबलेट की साइज भी तो रखनी है ना कि आप गले के नीचे उतार सको। दूसरा, एक बार में आप कितना विटामिन सी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है? 1 सिंगल गो, 2 घंटे की जो साइकिल है, 40 मिलीग्राम्स। सो अगेन वेरी साइंटिफिकली डिजाइन टैबलेट के साइज भी ऑप्टिमल रखी जा सके, शरीर एक बार में कितना एब्जॉर्ब कर सके उतना डिजाइन, ठीक है। तो इट्स एन आइडल टैबलेट, 40 मिलीग्राम इज आइडल। अगर आपको इसके ऊपर जाना है तो इट कैन बी मेड, अगर उसमें आप सिंथेटिक एड ऑन कर देते फिर आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें आया प्रोटीन और क्रिएटिन को लेकर, हम लोग ये क्वेश्चंस बाद में डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टा पे भी हूँ, कविता डॉक्टर प्रमोद के नाम से।
ठीक है, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप वहां से कनेक्ट करके मुझे डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ मैं चाहता हूँ कि आपको कंसाइज में मतलब नॉलेज मिल जाए और आप एक बेस ग्राउंड तो अपना तैयार कर सको, है ना। तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप या तो कंपनी के थ्रू ले लीजिएगा या फिर आप इंस्टा पे मुझे सर्च करके, फेसबुक पे सर्च करके आप मैसेंजर पे मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपके सारे जवाब दे दूंगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द टैबलेट। वहीं कैल्शियम की टैबलेट की बात आती है, हाउ मच कैल्शियम यू शुड टेक डेली। मैं क्यों बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल, उस पर क्यों आ रहा हूँ अब, क्योंकि मैक्रो माइक्रो में आपको समझा चुका है, इम्यूनिटी बूस्टिंग में समझा चुका, लेकिन हमें ये समझना भी जरूरी है कि हमें कोई क्वांटिटी की कोई चीज ले रहे हैं तो हमें कितनी खानी है। अभी डेली हमें कितना कैल्शियम चाहिए, 1200 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम पर डे फॉर रनिंग आवर बॉडी, जैसे मैंने प्रोटीन की बात करी। सो नाउ आई एम ऑन टू इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट, कितना प्रोटीन कैल्शियम चाहिए हमें, 1200 मिलीग्राम डेली। 1200 मिलीग्राम कैल्शियम के लिए हमें कितना दूध पीना पड़ेगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों ने आज दिन तक यही सुना है बचपन से कि बेटा दूध पी लो, दूध पी लो, दूध से कैल्शियम मिलता है, हड्डी मजबूत होती है। हम कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उसमें भी ये चीज सामने आती है, दूध पी लो उससे हड्डियां मजबूत होती है। तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट, क्या निकालना चाह रहे हैं, कैल्शियम। तो 1200 मिलीग्राम कैल्शियम हमें दूध से निकालना है, और उसके लिए हमें जो दूध लेना पड़ेगा, 1 ग्राम मिल्क गिव्स यू एवरेज 1 ग्राम कैल्शियम, 1 मिलीग्राम कैल्शियम, ठीक है। तो 1200 मिलीग्राम कैल्शियम मतलब 1200 मिलीग्राम दूध, एवरेज हो गया 1.25 से 1.5 लीटर के आसपास आपको दूध लेना पड़ेगा, बशर्ते वो दूध ही हो, क्योंकि आजकल पता नहीं है वो कौन सा पेंट है, क्या चीज से बन रहा है, कुछ नहीं पता। अगर प्योर दूध है तो 1200 मिलीग्राम तो लेना ही पड़ेगा। तो 1200 ml दूध आपको पीना है, 1200 मिलीग्राम कैल्शियम। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, किसी के घर में इतना दूध नहीं आता। मेरे घर में 2.5 लीटर दूध आता है, पी जाते हैं दूध दही छाछ बना के, 2.5 भी कम पड़ता है, 3 लीटर दूध ले लेते हैं। बट फिर भी मुझे पता है कि 4 मेंबर के बीच में 3 लीटर दूध भी कम है, हमें नहीं मिल पा रहा उतना फिर भी। तो आई गो फॉर एडिंग एन इजी सप्लीमेंट कैल्शियम, क्योंकि कैलमैक डी वेरी फैंटास्टिक टैबलेट, साइंटिफिकली आप देखिए उसका फीचर्स, उसमें 200 मिलीग्राम कैल्शियम, दिमाग में फिर वही आता है 1200 मिलीग्राम क्यों, क्योंकि आपके पेट में एक बार में 200 मिलीग्राम कैल्शियम ही एब्जॉर्ब हो सकता है, इसके ऊपर का पेट निकाल देगा। तो आप सिंगल पास जो आपका खाना है उसमें 200 मिलीग्राम एब्जॉर्ब कर सकते। इफ यू आर सीवियरली डेफिसिट 5 टैबलेट ले लो 3-3 4-4 घंटे के गैप में, अगर आप सीवियरली ऑस्टियोपोरोटिक और आपको मेंटेनेंस चाहिए तो आप दूध पियो, साथ में एक कैल्शियम की टैबलेट सुबह एक शाम को। मेंटेनेंस के लिए एक सुबह एक शाम खानी है आपको, बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं। अगर आप ऑस्टियोपोरोटिक हैं और आप सोच रहे कि मैं सुबह एक कैल्शियम खा रहा हूँ और शाम को एक कैल्शियम खा रहा हूँ कैलमैक डी और मेरी हड्डियां दुखनी बंद हो जाएगी, इट्स नॉट दैट इजी, बहुत लंबा समय लगेगा। अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए 2 और लेनी पड़ेगी आपको, 4, नॉट शॉकिंग, उतनी रिक्वायरमेंट है आपकी, और उससे कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हाँ, आपको फार्मास्यूटिकल कैल्शियम मिल जाएगी जिनकी डोजिंग 1000 मिलीग्राम है, बट दे आर ऑल सिंथेटिक। आप जैसे ही उसको खाओगे डाइजेस्टिबिलिटी इश्यूज आएंगे, आप पचा नहीं पाओगे, और इसीलिए प्रेगनेंसी में फीमेल आयरन और कैल्शियम खाना छोड़ देती है, बिकॉज दे आर ऑल सिंथेटिक कैल्शियम्स। यहाँ आपको नेचुरल कैल्शियम और आयरन मिलेगा, इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। सो इम्यूनिटी, अगर आपने इन चीजों को मेंटेन नहीं करा, योर पिज्जा बेस एंड योर प्रॉपर टॉपिंग, तो वहां इनके बिखरने की बारी आती है। और जब ये बिखरता है तो आपको क्या होती है, बीमारियां। कहां से स्टार्ट होती है, अगर मैं मानूं कि मेरे से कोई सिंपल पूछे कि मैं कैसे जज करूं कि मेरे को कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, क्या इसके लिए कोई टेस्ट होता है? नो टेस्ट, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता है। आपका हीमोग्लोबिन लेवल 12 हो सकता है, आपके लीवर फंक्शंस नॉर्मल हो सकते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं, और आप सीवियरली डेफिसिट हो सकते हो, सीवियरली डेफिसिट इन सम मिनरल और सम विटामिन। तो क्या चीज है जिससे मुझे पता लगे कि माय बॉडी डेफिसिट? प्रोटीन्स के पैरामीटर मैं बता चुका, तो विटामिन मिनरल के पैरामीटर क्या है? प्रॉपर नींद नहीं आना, इरिटेबिलिटी महसूस होना, थकान जल्दी आना। अगर मैंने 4-6 घंटे भी काम किया है तो भी मुझे नींद आती है, मुझे थकान महसूस होती है, ये सिंपल साइंस हैं। आप स्ट्रेस्ड अप फील करते हो, आपका मन नहीं लगता किसी चीज में, आपका बच्चा पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। आपका बच्चा पढ़ाई में इसलिए नहीं कंसंट्रेट कर पा रहा कि वो बेवकूफ है, इसलिए क्योंकि आप उसकी डाइट पूरी नहीं कर रहे। जैसे ही आप उसका न्यूट्रिशन लेवल ऑप्टिमाइज करोगे, उसके विटामिन और मिनरल्स का लेवल ऑप्टिमल जाएगा, बच्चे का दिमाग अपने आप पढ़ाई में लगने लगेगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन। उसके लिए आप सिर्फ ब्रह्मी मत दीजिए, ब्रह्मी आपके सिनेप्टिक जो रिसेप्टर्स हैं
उनके फॉर्मेशन, उनके फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ब्रेन की कंसंट्रेशन बढ़ाता है। लेकिन पहले बेस बॉडी को तो तैयार कीजिए, फिर ब्रह्मी से उसके ब्रेन को इनहांस कीजिए। ठीक है, तो पहले उसके प्रोटीन्स, विटामिन के लेवल को ऑप्टिमाइज कीजिए, ब्रह्मी दीजिए, आपके बच्चे का दिमाग खूब काम करेगा। और एग्जाम में इस बार अगर वो 100 में से 50 नंबर लाए तो होपफुली नेक्स्ट टाइम 70-80 नंबर लाएगा, आपकी सेम मेहनत के साथ। मेहनत भी सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खिलाया और भूल गए अब तो बच्चा इंटेलिजेंट हो गया, नहीं, आपको उतनी मेहनत करनी है। हाँ, उसके ब्रेन फंक्शनिंग और फिजिकल फंक्शनिंग ऑप्टिमाइज हो जाएगी, और साथ में आप अपना भी कीजिए, ठीक है ना, आप भी ऐड ऑन कीजिए। सो वेरी इजी, ठीक है। नाइल कॉल सिद्धार्थ टू कम ऑन। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उसके पास। आई थिंक मैंने बेस वाली चीजें बहुत इजीली कवर कर दी है, और